Welcome to lecture on elements of C, constants and variables part 2 by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer Mechanical Engineering Department Government Polytechnic College जोधपुर। ये लेक्चर जो है पार्ट 2 मैंने इसमें इंडिकेट किया है, जबकि लेक्चर 7 जो हमने डील किया था इसी टाइटल से, उसको हमने पार्ट 1 हालांकि डील टाइटल इसमें इंडिकेट नहीं किया था, और कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का जनरली साथ साथ जिक्र किया जाता है, इसलिए उसमें भी टाइटल कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स रखा गया था। और वहाँ उस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने केवल कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कशंस किया था। अब हम यही यूनिट 2 का सब यूनिट 2.4 को फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर लेक्चर में वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो ट्रेडिशनल फॉर्म में जो इंग्लिश बुक्स में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है एक बार उसको देखते हैं। वो जनरली जो क्या डिस्क्रिप्शन सामने आता है, ए वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर that is used to represent some specified type of information within a designated portion of the program. आइडेंटिफायर अभी क्या ना, हमने पिछले लेक्चर्स में भी जस्ट बातचीत की थी, तो आपको स्पष्ट ही है वो। तो वेरिएबल यानी कि चर राशि जो हमारे गणित में हम कहते हैं, ये इस पर्टिकुलर सी लैंग्वेज के हम देख रहे हैं कि विद इन ए डेजिग्नेटेड पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के किसी एक आप हम कह सकते हैं एक ऐसा हम विशिष्ट जो हिस्सा है उसके अंदर हम जो किसी भी टाइप की सूचना को एक विशिष्ट रूप में प्रदर्शित करते हैं वेरिएबल्स की सहायता से। इन सिंपलेस्ट फॉर्म, वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए सिंगल डेटा आइटम, आई ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये लिख रहे हैं वंस अगेन, बात वही लिख रहे हैं कि चर एक आइडेंटिफायर है जो साधारणतया एक सिंगल डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक आंकिक संख्या भी हो सकती है अथवा कोई अक्षर वाला स्थिरांक भी हो सकता है। द डाटा आइटम मस्ट बी असाइंड टू अ वेरिएबल एट सम पॉइंट इन द प्रोग्राम। द डाटा आइटम दैट कैन बी असेस्ड लेटर इन द प्रोग्राम सिंपली बाय रेफरिंग टू द वेरिएबल नेम। हम कह रहे हैं, पहली बात जो पहला सेंटेंस कह रहे हैं, डेटा आइटम मस्ट बी असाइंड टू ए वेरिएबल एट सम पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर स्टेज पर वेरिएबल को हमें डेटा आइटम हमें असाइन करना होता है, और बाद में हम प्रोग्राम में किसी भी समय सिंपली उस वेरिएबल को रेफर करके उस डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। A given variable can be assigned different data items at various places within the program. जब हमने नामी चर रखा है तो स्पष्ट रूप से इस लाइन का मीनिंग यही है कि प्रोग्राम के अंदर जो विभिन्न स्थान है, जो विभिन्न पॉइंट्स हैं प्रोग्राम के सीक्वेंस में, उसमें हम एक वेरिएबल को विभिन्न डाटा असाइन कर सकते हैं। Thus the information represented by the variable can change during the execution of the program. मतलब कि इस कारण से प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान ये जो सूचना वेरिएबल या चर के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है वह परिवर्तित हो सकती है। However, the data type associated with the variable cannot changed. ये चार्ज वर्ड आ गया है, इसमें आर के स्थान पे हमें एन यहाँ पे ध्यान रखना, चेंज्ड वर्ड है, चार्ज नहीं है। तो ये कह रहे हैं, ऊपर जो लाइन लिखी है उसमें हमने लिखा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है जो कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, बट डेटा टाइप जो है, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोटिंग है, किस टाइप की डेटा की टाइप है वह उसको हम चेंज नहीं कर सकते। डेटा चेंज हो सकता है लेकिन डेटा की टाइप चेंज नहीं हो सकती। मान लीजिए कभी आपने फ्लोट किसी स्टेज पर किसी वेरिएबल को आपने डेजिग्नेट कर दिया है, स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया है, फ्लोट का मीन्स रियल क्वांटिटीज, जैसे कि उसमें आप भी दशमलव के सहित कोई क्वांटिटी आएगी, यानी कि से फॉर एग्जांपल 2.5 हमने किसी एक्स वेरिएबल को अगर फ्लोट रूप से डेजिग्नेट कर दिया है तो वो हो गई स्थिति उसमें। लेकिन अगर आप किसी स्टेज में आगे किसी भी स्टेज में उसको केवल 2.0 भी नहीं, केवल 2 अगर आप असाइन करने की कोशिश कर सकते हैं तो वह इनवैलिड रहेगा। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। जो वेरिएबल नेम्स हम बनाते हैं उनको बनाने के लिए किस प्रकार के नियम काम में जनरली लिए जाते हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं।
The rules for constructing different types of constants are different. However, for constructing variable names of all types, the same set of rules applies. These rules are given below. यहाँ हम ने लिखा है कि भी जो कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के जो नियम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं। और वेरिएबल नेम्स जो है सभी प्रकार के, उनको जो बनाया जाता है उसके लिए सभी के लिए एक ही प्रकार के रूल हैं जो निम्नानुसार है। नंबर 1, अ वेरिएबल नेम इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। अल्फ़ाबेट्स जो आते हैं उनसे साथ में डिजिट्स जो हैं और अंडरस्कोर्स इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। डिजिट्स हम जानते हैं 0 से 9 तक। अंडरस्कोर एक सिंबल है जो डैश के तरीके का होता है, लेकिन डैश हम देखते हैं जनरली हाइट जो लेटर की उसके मिडल में रिफ्लेक्ट होता है, जबकि अंडरस्कोर जो है वो किसी भी लेटर्स की अगर हाइट हम देखें तो उसके बॉटम में रिफ्लेक्ट होता है। सम कंपाइलर्स अलाउ वेरिएबल नेम्स हुज लेंथ could be up to 247 character. Still, it would be safer to stick to the rule of 31 characters. Do not create unnecessary long variable names as it adds to your typing effort. तो कहने में तो ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर कंपाइलर 247 कैरेक्टर के तक की लेंथ के वेरिएबल नेम अलाउ करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमें कम से कम कैरेक्टर लेंथ के वेरिएबल नेम कंपोज करने चाहिए, जिससे कि टाइपिंग और एरर जो है वो होने की संभावनाएं कम रहें। सेकेंड रूल जैसे है, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। सिंपल सी बात लिखी हुई है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत जोर देने जैसी या समझने जैसी ऐसा है नहीं इसमें एफर्ट कि आपको या तो कैरेक्टर्स आपको देने हैं जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABCD Z तक के, या तो उससे प्रारंभ करना है, और या अंडरस्कोर से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी और चीज़ से, डिजिट से या और कोई सिंबल से इसको स्टार्ट वेरिएबल नेम को ना करें, वो वैलिड नहीं रहेगा। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन ए वेरिएबल नेम। आपने जैसे लिखा, मान लीजिए किसी, ये जैसे अभी आप थोड़ा जस्ट डी में देख रहे हैं, लिखा है ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी, ऐसा लिखा है। ग्रॉस सैलरी को वेरिएबल को ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी लिखा है, तो आप इसमें अगर अंडरस्कोर नहीं लिखेंगे, ग्रॉस और स्पेस सैलरी लिख देंगे, डिसअलाउ हो जाएगा। अंडरस्कोर के स्थान पर यदि आपने कॉमा लिख दिया, जैसे ग्रॉस कॉमा सैलरी, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ कही है कि नो कॉमाज और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन ए वेरिएबल नेम। अगर वेरिएबल नेम है इसमें अंडरस्कोर जब ये है तो ये अलाउड है। इसके अतिरिक्त स्थिति जो थी, अगर खाली स्पेस ये है, ग्रॉस के बाद खाली स्पेस, तो अलाउड नहीं है, कॉमा है तो अलाउड नहीं है। No special symbol other than underscore as in cross underscore salary can be used in variable name। अभी जस्ट हमने बात की है कि क्रॉस के बाद अंडरस्कोर तो अलाउड है। मान लीजिए आप प्लस लिखना चाहते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगाना चाहते हैं, स्लैश लगाना चाहते हैं, डैश लगाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपाइलर अलाउ नहीं करते हैं। सी के एग्जाम्पल्स थोड़े से दिए हैं हमने। मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया है कीबोर्ड, ये बिल्कुल कंटिन्यूस अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, ये वैलिड वेरिएबल कहलाएगा। एवरेज के लिए मान लीजिए आपने सिर्फ 3 लेटर AVEE, एवरेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए केवल AVE मान लीजिए काम लिया है, ये वैलिड रहेगा। जो हमारी कंप्यूटर की यूनिट होती है VDU, अगर उसका कोई पर्टिकुलर नंबर भी है, कोई उसका जनरली स्पेसिफिकेशन या मॉडल नंबर भी होता है मान लीजिए, तो VDU और उसके साथ 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, ऐसी अगर चीज़ें हैं तो वह वैलिड वेरिएबल्स हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनवैलिड वेरिएबल्स में। जैसे कि 92 कैश हमने लिखा है, तो ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि हमने कहा था अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, और यहाँ पे ये नंबर या डिजिट से शुरू हो रहा है 9 से 92 से, ये वैलिड नहीं है सी प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में। देखिए सेकंड एग्जांपल पे लिखा है x, इसके बाद एक स्पेस दे दिया है, फिर YZ लिखा है, तो ब्लैंक स्पेस 2 लेटर्स के बीच में अलाउड नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड कैटेगरी में आ गया। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स जनरली आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो तो भी पूछे जा सकते हैं, और इनफैक्ट शॉर्ट आंसर
क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें हमने लिखा है कि x और YZ जो कंटिन्यूस है, लेकिन x और y के बीच में हमने डैश लगा दिया। अंडर स्कोर अगर होता तो ये वैलिड हो जाता, लेकिन डैश अलाउड नहीं है एज पर रूल्स, इसलिए ये इनवैलिड हो गया। चौथा हमने एग्जांपल लिखा एल्स, ELSE एल्स, यह भी इनवैलिड इसलिए हो गया, अदरवाइज आपको दिखने में ये वैलिड दिखता है, लेकिन कारण इसका इनवैलिड होने का ये है क्योंकि ये ऑलरेडी जो C के 32 कैरेक्टर्स हमने देखे, कैरेक्टर्स नहीं, हम कहें वर्ड्स जो हैं उन कीवर्ड्स के रूप में रिजर्व कर रखे हैं लाइब्रेरी में, तो उनमें से कोई भी वर्ड जो है आप एज इट इज़ वेरिएबल के रूप में काम में नहीं ले सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम उस तरीके का वर्ड कॉम्बिनेशंस में भी हम अवॉइड करते हैं। हालांकि इस केस में एल्स के पहले अगर अंडर स्कोर लगा दिया जाए, एल्स के पहले यहाँ पे अगर अंडर स्कोर लगा दिया जाए तो ये एक वैलिड वेरिएबल की श्रेणी में हो जाएगा। C compiler is able to distinguish between the variable names by making it compulsory for you to declare the type of any variable name that you wish to use in a program. This type declaration is done at the beginning of the program. Following are the examples of type declaration statement. C का जो वेरिएबल हमारे होते हैं उनको प्रोग्राम के प्रारंभ में हमें उनको किस प्रकार, किस टाइप का वह वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन करना आवश्यक होता है। उसके पश्चात ही उसे प्रोग्राम की किसी स्थिति में, किसी पर्टिकुलर स्टेज में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। Since the maximum allowable length of a variable name is 31 characters, जैसा कि अभी थोड़ा पहले हमने डिस्कस किया था, an enormous number of variables names can be constructed using the above mentioned rules. It is good practice to exploit this enormous choice in naming variables by using मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। जैसे कि हमने देखा था ग्रॉस सैलरी के लिए हमें GROSS SAL डायरेक्ट पूरा काम ले सकते हैं, थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करने के लिए अंडर स्कोर SAL हमने लिखा था, तो वो उस नाम से ही पता चल जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, अभी आप देखेंगे ये आ गया, हमने जो एग्जांपल लिखा है। दस इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल to construct meaningful variable names like PRIN यानी कि प्रिंसिपल, ROI यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, NOI यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। ये उसके फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में काम आते हैं शब्द वेरिएबल्स, इसलिए हम उनको इसी प्रकार के एब्रिविएशन से इंडिकेट करके वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे लिखते वक्त रिप्रेजेंट प्रिंसिपल वर्ड जो लिखा गया है ये यहाँ पे जो है PLE के स्थान पर PAL होना चाहिए। प्रिंसिपल यहाँ जो छप गया है उसका अर्थ हिंदी में सिद्धांत होता है, जबकि हमारे यहाँ पे PAL यानी कि प्रमुख या मुख्य जो हमारा है, उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो काम लेते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूल राशि, तो उसमें PAL हमें काम लेना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। अगर हम इसके स्थान पर ABC यूज़ करते हैं तो हमें समझने में आसानी नहीं रहती कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, जबकि A के स्थान पर यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम PRIN यूज़ करते हैं तो वो एक एब्रिविएशन रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल। ROI हम देख रहे हैं अगर B लिखते तो पता नहीं चलता कि B क्या है, A क्या है, C क्या है, तो इस केस में ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा पता चलता है, नंबर ऑफ ईयर्स सीधा इंडिकेट होता है। Declaration of variables. After selecting the appropriate names of variables, it is required to declare variable for compiler. नाम हम तय करने के बाद उनको डिक्लेयर करना होता है। टू इम्पोर्टेंट वर्क हैपन ड्यूरिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का जब डिक्लेरेशन होता है तो दो मुख्य रूप से काम होते हैं जो सामने आते हैं, वो ये है कि ये कंपाइलर को ये बताता है कि इसका नाम वेरिएबल का क्या है। एक बात, इट टेल्स कंपाइलर नेम ऑफ वेरिएबल। दूसरी बात ये कहता है इट इज़ डिसाइडेड दैट विच टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड बाय वेरिएबल। डिक्लेरेशन में पहली बात नाम बताया जाता है, दूसरी बात किस टाइप का डेटा वह वेरिएबल स्टोर करेगा। समथिंग लाइक हमने पहले भी कहा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल फ्लोट होगा, कैरेक्टर टाइप होगा, क्या डेटा का टाइप होगा वो भी डिक्लेरेशन में साथ ही बताया जाता है। डिक्लेरेशन वेरिएबल इज डन बिफोर देयर यूज इन प्रोग्राम। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज एज फॉलोज। डेटा टाइप जो है हम पहले दिखाएंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो V1 V2 VN है जो वो नेम्स ऑफ वेरिएबल्स है विच आर सेपरेटेड बाय ए कॉमा, मतलब मोर देन वर्ड वेरिएबल, यहाँ इस टाइप की चीज़ लिखी हुई है। फिर सेमी कॉलन हमने एंड में हमें लगाना चाहिए, इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन।
ठीक है। और जो यहाँ पे शायद मिस हो रहा है वर्जन वी एन के बाद में सेमी कॉलन यहाँ पे मिस हो रहा है, उसको लगाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स इन टीजर मार्क्स, तो मार्क्स वेरिएबल का नाम है और आई एन टी डेटा टाइप है, यानी कि पूर्णांक में मार्क्स होंगे समथिंग लाइक 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, न कि 80.5। और सेकंड हम देख रहे हैं इंटीजर मार्क्स कॉमा रोल नंबर, तो हम यहाँ पे मार्क्स आएंगे किसी पर्टिकुलर रोल नंबर से संबंधित। इस प्रकार के दो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुए, मार्क्स और रोल नंबर, और उन दोनों को ही हमने इंटीजर एक तरह से उनका डेटा टाइप को अनाउंस किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया। तीसरा एग्जांपल फ्लोट x, y, z, x, y और z वेरिएबल्स हैं क्रमशः, और उनकी जो डेटा टाइप है वह फ्लोट है। ये डिक्लेरेशन यहाँ पे हो रहा है। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज डन इन डिक्लेरेशन सेक्शन विच स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ब्रेस ऑफ फंक्शन मेन। अब प्रोग्राम जब लिखेंगे हम देखेंगे ज़्यादातर मेन नाम का एक फंक्शन हम काम में बहुत फ्रिक्वेंटली लेते हैं, तो इसमें ये वेरिएबल्स के लिए लिखा हमने कि उसके जस्ट ओपनिंग ब्रेस के बाद में इसको शुरू करते हैं डिक्लेरेशन को। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स मे बी डन आउटसाइड द मेन प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के मेन प्रोग्राम के बाहर भी वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, और उस केस में उस प्रकार के वेरिएबल्स को हम ग्लोबल वेरिएबल की श्रेणी देते हैं। अगर मेन प्रोग्राम के विद इन रहता है तो दूसरी टाइप्स होती हैं, और अगर मेन प्रोग्राम से आउटसाइड उसका डिक्लेरेशन होता है तो वो फिर ग्लोबल वेरिएबल के रूप में, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वाइल डिक्लेयरिंग वेरिएबल व्हेन क्वालिफायर शॉर्ट, लॉन्ग और अनसाइंड इज यूज्ड without main data type, then C compiler assumes these integer data type। आपने short के साथ, long के साथ, unsigned के साथ अगर float या character या ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो compiler automatically उसे integer data type assume कर लेता है। यानी कि अगर आपके साथ long आपने float काम लेना है तो आपको float लिखना पड़ेगा, character लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप, अदरवाइज केवल लॉन्ग लिखने पे वह उसको इंटीजर डेटा लॉन्ग टाइप का समझ लेगा। असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को किस प्रकार से वैल्यूज असाइन की जाती है? बाय द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम इक्वल टू वर्ड बोलते हैं एक्चुअल में मैथमेटिक्स में, यहाँ पे उसका उपयोग यह है असाइन, यानी कि हम देखेंगे अभी जस्ट कि ये देखिए आप, जिसका सिंटेक्स क्या है कि वेरिएबल का नाम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम जनरली हम होता है, तो अगर अंडरस्कोर काम लेते हैं अगर वेरिएबल नेम में, उसके बाद उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट या एक्सप्रेशन से। एग्जांपल दिया जैसे कि मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स वेरिएबल एक है, जिसे हम मैक्सिमम अंडरस्कोर मार्क्स नाम से वेरिएबल डेजिग्नेट कर रहे हैं, और इक्वल टू का निशान करके जब हमने 100 लिखा है तो इसका मीनिंग ये है कि मैक्सिमम मार्क्स नाम का वेरिएबल मेमोरी जो है उसके अंदर हमने दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की टाइम 100 वैल्यू असाइन की है, चूँकि ये वेरिएबल है, मैक्सिमम मार्क्स नाम का मेमोरी एलोकेशन का नाम है, तो यह प्रोग्राम के किसी स्टेज में 100 के स्थान पर हो सकता है, मान लीजिए 1600 हो। फॉर एग्जांपल आप जब पढ़ाई कर रहे हैं अपने 7-8 सब्जेक्ट्स में, उनमें प्रत्येक में मान लीजिए 8 सब्जेक्ट, प्रत्येक में मान लीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 हैं, तो उस केस में ये जो अभी लिखा है 100 के स्थान पर 200 आ जाएगा। और अगर आपका टोटल मार्क्स मान लीजिए 8 का 1600 है, तो टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इस टाइप का वेरिएबल जो है असाइन होकर 100 हो सकता है। आपने देखे होंगे कई सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें वेरिएबल होते हैं मार्क्स, जैसे मैक्सिमम मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 100 होते हैं, किसी में 150 होते हैं, किसी में 200 होते हैं, ऐसा भी आपने महसूस किया होगा अपने कुछ सब्जेक्ट्स के साथ। तो मैक्सिमम मार्क्स नाम का जो वेरिएबल आपकी जो इसमें दिखाया गया है मेमोरी एड्रेस, उसमें वो वैल्यू 100 भी हो सकती है उस समय, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी के लिए 150 हो सकती है, डिपेंड करेगा। वैल्यू कैन बी पुट अप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स आल्सो, फॉर दिस फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज्ड। नीचे जो सेंटेक्स है उसमें पहले जैसे डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, और उनको असाइन करेंगे कांस्टेंट से। एग्जांपल देखें, जैसा फाइनल वैल्यू जो है वो मान लीजिए इंटीजर है, तो उसको हमने 100 असाइन किया मान लीजिए। कैरेक्टर एंड जो हमारा जो है उसको हो सकता है हमने y असाइन किया। दीज आर सेवरल सबटल वेरिएशंस ऑफ द टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दीज आर डिस्कस्ड
इस प्रकार से अलग अलग टाइप से किस प्रकार से चीज़ें सामने आ सकती है। वाइल डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल वी कैन आल्सो इनिशियलाइज एज द शोन इन बिलो। जैसे कि इसमें लिखा है हमने इज ऑल राइट बट फ्लोट बी बराबर ए प्लस 3.1 ए बराबर 1.5 ये सही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज वी आर ट्राइंग टू यूज इवन बिफोर डिफाइनिंग इट। क्या कर रहे हैं हम, हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया और हमने उसका उपयोग सीधा कर लिया, इसलिए यह जो है सही नहीं साबित हो रहा है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि इंटीजर ए बी सी डी और उसके बाद हमने लिखा ए बराबर बी बराबर सी और सी बराबर 10। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट वर्क। जो पहला ऊपर हमने चूँकि हमने डिफाइन कर दिया है कि ए बी सी डी जो है वो इंटीजर हमने डिफाइन कर दिया है और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, वो वैलिड हो गया। दूसरा हमने जब लिखा है हमने क्या लिखा कि इंटीजर तो लिख दिया, लेकिन साथ में उसी कंटिन्यूशन में हमने लिख दिया ए बराबर बी बराबर सी। हमने ए बी सी को डिक्लेयर नहीं किया, पहले हमने रनिंग में स्टेटमेंट भी लिख दिया और इंटीजर कंटिन्यूशन में लिखा, इसलिए यह स्पेलिंग नहीं रहेगा। वंस अगेन वी आर ट्राइंग टू यूज बी टू असाइन टू ए बिफोर डिफाइनिंग इट। ये स्थिति होने के कारण ये अलाउड नहीं होगा, जबकि ऊपर वाले हमने कहा था ए बी सी डी कॉमा लगा के उनको हमने इंटीजर डिक्लेयर किया पहले और उसके बाद उसको स्टेटमेंट के रूप में उपयोग में लिया है। तो इस प्रकार से आप वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कीजिए और आपको उसके बारे में जो भी और कुछ पढ़ते वक्त और आप चाहे दूसरे नोट्स दूसरी किताबें भी और फॉलो कीजिए जो हमारे सिलेबस में भी हैं अथवा और जगह भी हैं, आप उनको देखिए। और अगर आपको कोई इसमें जो डाउट्स आते हैं आप उनको मुझे मेरे नोट्स मोबाइल नंबर से कनेक्टेड व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज़ को अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं उनका समाधान करने के लिए एज़ यूजुअल आपसे मैं बार बार कहता हूँ। हालांकि मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी तक हमें जनरली कोई क्वेरीज मिली नहीं है, तो इसका मतलब अभी आप लोग इसको सिंसियरली देख नहीं रहे हैं। ओके, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे अभी सीरीज़ हमारी ओर से। तो थैंक यू।